हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेसन नंबर 9 के लास्ट और दो इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन की, जिसे हम SCP भी बोलते हैं। वैसे तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्रोटीन शब्द आ रहा है तो यानी कि कोई खाने की चीज़ ही है, और सिंगल सेल का मतलब यहाँ पे क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो हमारा एग्रीकल्चर का कन्वेंशनल मेथड चलता आ रहा है, जो सदियों से हम देखते आ रहे हैं, जिस मेथड से हम सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह को ग्रो करते आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों की जो डिमांड है खाने की, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो पॉपुलेशन है, चाहे वो ह्यूमंस की है या एनिमल्स की, वो बढ़ती जा रही है। तो उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जितना खाना अवेलेबल होना चाहिए उतना खाना हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब वेज से नॉन वेज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वेज से नॉन वेज यानी कि ग्रेन से मीट की तरफ जाने से भी जो सीरियल्स की डिमांड है वो बढ़ गई है, क्योंकि आपको पता है कि नॉन वेज बनाने के लिए भी, मीट बनाने के लिए भी, जिस भी जानवर का मीट बनाया जाएगा वो भी कहीं ना कहीं प्लांट्स को ही कंज्यूम करेगा। इट मीन्स अगर 1 kg मीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए भी 3 से 10 किलो पहले उस जानवर को अनाज खिलाना पड़ेगा। तो वहाँ भी सीरियल की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि फूड चेन में हमने यही देखा है कि सबसे पहले जो है प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। तो हर्बीवोर्स का ही अगर कोई मीट बना रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पहले प्लांट्स को ही कंज्यूम कर रहे हैं। और हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन के 25% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं या माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त हैं, यानी कि उनकी डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए हमें उनको प्रोटीन का एक ऑल्टरनेट सोर्स देना पड़ता है। जनरली जो प्रोटीन है वो दाल, राजमा, छोले, मटर, सोयाबीन, इन चीज़ों से मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि हम प्रोटीन का एक अलग सोर्स भी बना सकते हैं, और जिसको बोलते हैं SCP यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन्स। तो सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए हम माइक्रोब्स का यानी कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल, यानी कि ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्री के स्तर पर हम उनको इस्तेमाल करेंगे। तो जनरली जिस माइक्रोब का इस्तेमाल हम करते हैं वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि स्पाइरुलिना। अब क्वेश्चन आता है कि इसी एल्गी का इस्तेमाल हम ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि ये एल्गी उन मटेरियल्स पे भी आसानी से ग्रो कर जाती है जो हमारे लिए वेस्ट है, या जो कह सकते हैं जिन पे हमें ज़्यादा लागत नहीं लगानी पड़ती। जैसे कि जो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें जनरली स्टार्च होती है, उनमें उन इंडस्ट्रीज में से, उन प्लांट्स में से जो गंदा पानी निकलता है, उन गंदे पानी पर भी आप इस एल्गी को आसानी से ग्रो करवा सकते हो। इसके अलावा जो स्ट्रो, मोलासिस या जो एनिमल मैन्योर मतलब गाय भैंसों का जो गोबर होता है, या जो घर का कचरा है, स्ट्रॉ, या जैसे स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है कि जो इनका चारा वगैरह होता है, या मोलासिस मतलब जैसे जब गुड़ वगैरह बना लेते हैं गन्ने से, उसके बाद जो उसका घोल बचता है, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो चीज़ें हमारे लिए यूजलेस हैं उन चीज़ों से भी हम प्रोटीन बना सकते हैं। और प्रोटीन के साथ साथ मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इस तरह की चीज़ें भी हम बना सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो हमारे को कुछ नया मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, और साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हम वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारी बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं जैसे कि मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोफस, क्योंकि उनमें बायोमास प्रोड्यूस करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, तो उनकी सहायता से भी हम 25 टन तक प्रोटीन बना सकते हैं। इसके अलावा मशरूम, आप सबको पता होगा, जिसको हम खुम्बी बोलते हैं, जिसे हम जनरली सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी हम इजीली कल्चर कर सकते हैं। खुम्बी जो है दैट इज़ ए फंजाई, तो उसको भी आप इजीली ग्रो करवा सकते हो। उसको ग्रो करवाने के लिए हमें कोई छाया वाली और अंधेरे वाली जगह चाहिए, तो उसमें भी जनरली होता है कि जहाँ हमारा काऊ डंग वगैरह रहता है, जहाँ ज़्यादा हवा वगैरह नहीं लगती, उस जगह पे हम इसको ग्रो करवा सकते हैं, और अपनी पसंद के न्यूट्रिएंट्स इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों जो आपका लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज़ टिश्यू कल्चर। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि जो हमारी ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स हैं
उनसे हम अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अब हमने एक नई टेक्निक बनाई है विच इज़ नोन एज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल पार्ट है दैट इज सेल। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो टिश्यू कल्चर का मतलब यही है कि हम प्लांट के एक एक्स प्लांट को लेंगे, यानी कि प्लांट का कोई भी हिस्सा ले लेंगे कहीं से भी कट करके, और उस हिस्से को हम लैब में टेस्ट ट्यूब में ग्रो करके उससे हम पूरा का पूरा पौधा बना सकते हैं अगर हम उसको स्टेराइल कंडीशन, स्टेराइल का मतलब होता है किसी भी तरह का इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशंस हम उसे प्रोवाइड करते हैं, और एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिएंट मीडिया अगर हम उसको देते हैं तो हम प्लांट के किसी भी हिस्से से पूरा प्लांट बना सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटी होती है प्लांट की किसी भी सेल या एक्स प्लांट से पूरा प्लांट बनाने की, इसे हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 1 मार्क में भी आ सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होता है। जब हम लैब में काम करते हैं तो हम वहाँ पे मिट्टी खाद वगैरह का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पर हम पाउडर जैसा एक केमिकल होता है जिसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम बोलते हैं, जैसे कि अगार एग्रोज, उसको लेते हैं और उसको हम यहाँ पे एज अ कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं। और बाकी जो भी चीज़ें आपकी प्लांट को चाहिए जैसे सुक्रोज है, सॉल्ट्स हैं, विटामिन, अमीनो एसिड या हार्मोन्स है जैसे ऑक्सीजन, साइटोकाइन, वो सब चीज़ें हम उनको टेस्ट ट्यूब में प्रोवाइड कर देते हैं और फिर उसके बाद आप उससे नया प्लांट बना सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि जनरली क्या होता है कि हम बीज लगाते हैं, अपने जो खेत हैं उसमें टाइम टू टाइम हल वगैरह चलाते हैं, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इस मेथड का ये फ़ायदा है कि आप थोड़े से समय में ही बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करवा सकते हो। अब क्योंकि इस मेथड से हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एक साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोल सकते हैं। और क्योंकि प्लांट बनाने के लिए मतलब एक ही प्लांट के टुकड़े से आपने बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं, तो वो सभी प्लांट्स एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, मतलब उन सबका जो जीन लेवल है वो सेम होगा, इसलिए उन प्लांट्स को हम सोमा क्लोन्स भी बोल सकते हैं। तो टोमेटो, बनाना, एप्पल, इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम इसी मेथड के द्वारा लार्ज स्तर पे बना सकते हैं। और एक और दूसरा जो फ़ायदा है इस मेथड का वो ये है कि आपके पास जब बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं तो आप उनमें सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि जो ख़राब पौधे हैं जिनमें कोई डिजीज़ है आप उनको रिजेक्ट करके सिर्फ हेल्थी प्लांट्स को ही लोगे। और अगर सपोज़ आपका कोई प्लांट वायरस से इन्फेक्ट हो भी जाता है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है, वो टिश्यू जो पूरी जिनकी ग्रोथ करता है, जो जनरली उसके टिप पे प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर कभी भी वायरस अटैक नहीं कर पाता। तो आप उस हिस्से को तोड़कर उससे दोबारा से वायरस फ्री प्लांट बना सकते हो। मतलब अगर आपका बाकी कल्चर ख़राब हो भी गया है तो भी आप उसके उस टुकड़े का प्रयोग करके दोबारा से उस टेक्निक को कर सकते हो। तो बनाना, शुगर केन, इसमें हमने इस मेथड को यूज़ किया है। इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स में से सिंगल सेल को निकालकर उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब सेल वॉल को ख़त्म कर देते हैं। और जब सेल वॉल हट जाती है तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। जनरली क्या होता है, सेल होता है, सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। तो अगर आप इसकी सेल वॉल को रिमूव कर दोगे तो जो बाकी का बचता है उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग वैरायटीज़ के प्रोटोप्लास्ट को आपस में जोड़ देंगे ताकि आपको हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिल जाए। तो इस तरीके से हम सोमैटिक हाइब्रिड्स भी बना सकते हैं। क्योंकि सभी प्लांट्स एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं तो इसलिए इनको सोमा क्लोन्स भी बोल सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमने हाइब्रिड वैरायटी बनाई है तो इसको सोमैटिक हाइब्रिड्स भी बोल सकते हैं और इस टेक्निक को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज़ अगर आप टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट को पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूज़ कर दो तो हमारे पास जो नया हाइब्रिड प्लांट बनेगा उसमें टोमेटो और पोटैटो दोनों के करैक्टरिस्टिक्स आती हैं। और ये प्रोसेस जो है लैब में किया भी गया था और उस वैरायटी को नाम दिया गया था पोमैटो। बट
क्या हुआ, जब इसकी टेस्टिंग की गई तो ये देखा गया कि जो सोचा था वैसा रिजल्ट वहाँ पे नहीं मिला। मतलब उसमें टोमेटो और पोटैटो के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन नहीं हो पाए, इस वजह से इसको आगे मार्केट में यूटिलाइज नहीं करवाया गया। तो मेन चीज़ बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये टेक्निक्स देखने में आसान लग रही हैं, सुनने में आसान लग रही हैं, बट एक्चुअल में इनकी जो आप कह सकते हो रिज़ल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। कई बार पूरा पूरा साल या पूरा पूरा महीना लगने के बाद भी जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाता है। मतलब जो चीज़ सोच के हमने प्रैक्टिकल किया होता है वो कई बार जो है हमारे को डिज़ायरेबल रिज़ल्ट नहीं दे पाती है। बट फिर भी ये टेक्निक दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो छोटी मोटी इसकी कमी है ये ख़त्म हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम इन मेथड्स को यूज़ कर सकें।